Welcome to ConMind. So today we are going to start the first paper of 2018 CDS Elementary Mathematics first part from question number 1 to question number 50. Test booklet series is A. Time allowed is 2 hours. Maximum marks are 100. All the instructions are same as of the previous papers. Okay. So now we are going to get ready to do the first 50 questions of the paper. हमने ऑलरेडी बहुत सारे पैटर्न्स देख लिए हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं. सेम टू सेम वही क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं. तो आपको बस फॉर्मूलाज और कुछ कुछ ट्रिक्स पे ध्यान देनी है, बाकी तो अपने आप सब हो ही जाएगा. देखिए पहला क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है. ये नंबर किससे डिविजिबल है? ठीक है, ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो यहाँ से आप क्या करिए, 5 to the power 17 कॉमन निकाल लीजिए. तो यहाँ पे आएगा 1 + 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब. ठीक है, तो 5 क्यूब हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6, 5 + 1 6. ठीक है, तो कितना आ गया 156. अब आपको ये देखना है, मतलब ये जो नंबर बन गया फाइनली क्या बन गया 156 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 17. अब मुझे ये देखना है, चूंकि ये नंबर अगर किसी से डिविजिबल होगा तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा फाइनली पूरा इसको काटेगा. अब देखिए 7 इसको काट रहा है क्या पूरा? नहीं, पूरा तो नहीं काट रहा है. 9 काट रहा है? नहीं. 11 काट रहा है? नहीं. 13, अगर मैं इस पूरे नंबर को 13 से डिवाइड करूँ तो ये 13 इसको काट देगा पूरा 12 से. तो फाइनली जो मेरा जो क्वेश्चन आया वो 12 × 5 to the power 17 आए विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी कि 13 ने इसको पूरा डिवाइड कर दिया बिकॉज इट इज डिवाइडिंग 156. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो ए बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा 1. कुछ नहीं करना था, बस एलसीएम लेना था और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना था विद 2c. ठीक है, इस वाले सवाल को देखिए, यहाँ पे आप लॉग ले लीजिए, ln x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन a ln y. फिर वहाँ से ln y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/b ln z. और फिर यहाँ से ln z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/c ln x. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ln y अपॉन ln x, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी ln z अपॉन ln y, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी ln x अपॉन ln z. तो a b c की वैल्यू कितनी हो जाएगी a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c ln y अपॉन ln x मल्टीप्लाइड बाई ln z अपॉन ln y मल्टीप्लाइड बाई ln x अपॉन ln z. ln z से ln z, ln x ln x, ln y से ln y कैंसिल. तो a b c का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर. ठीक है, here it is given that 2b is equal to a plus c and y square is equal to xz. तो अब देखिए अब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी गिवन है. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b माइनस ए की वैल्यू c माइनस बी के बराबर है. अगर b माइनस ए की वैल्यू c माइनस बी के बराबर है, यही तो मतलब हुआ इसका. या तो फिर आप ऐसे लिख दो b माइनस सी की वैल्यू a माइनस बी के बराबर है, वो भी सेम है. तो जब b माइनस सी की वैल्यू a माइनस बी के बराबर है तो मैं x z को एक प्रोडक्ट में ला के लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू वाई कितना हो जाएगा c माइनस ए. ठीक है, अच्छा अब वाई जेड जो है मेरे को सॉरी एक्स जेड जो है मेरे को वाई स्क्वायर दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूँ. वाई की पावर 2a माइनस 2b इंटू वाई की पावर c माइनस ए. ठीक है, तो वाई की पावर 2a माइनस 2b प्लस c माइनस ए. तो वाई की पावर कितना हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2b. अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि a प्लस सी माइनस 2b की वैल्यू कितनी है 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y की पावर 0 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, आसान आसान सवाल है, जल्दी हो जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी हो सकता है. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग ही होता है मोस्ट केस में, वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होता. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट ऑलवेज. इट कैन बी टर्मिनेट, इट कैन बी टर्मिनेटिंग. ठीक है ना, यहाँ पे अगर इन लोगों ने कुछ केसेस में सर्टेन केसेस में दिया हो जाता तभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाते, लेकिन दोनों के दोनों अभी के अभी फिलहाल गलत है क्योंकि ये सारे के सारे केसेस को कंसिडर कर रहे हैं. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी. जैसे आप ले लो पाई ले लो या आप √2 ले लो, है ना, या कुछ भी ले लो √3 ले लो, तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, इनमें कोई भी ऐसा आपको वो नहीं दिखेगा, एक पैटर्न नहीं नजर आएगा जिससे कि आप ये कह सकते हो कि वो रेकरिंग हो. ठीक है,
5 आप देख सकते हो 3.14 सम टू 7 टू ऐसे कुछ समथिंग समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सपोज एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर बाई पी। तो 1 की वैल्यू आर बाई पी के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को आप ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 65 प्लस 33 कितना हो जाता है 98x, और ये कितना हो जाएगा 33 और 65 98y, तो दैट इज इक्वल टू 98। सो यहाँ से मुझे पता चला कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही आपको पता है कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 1 है, तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूँ 2, तो 2 हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि x इंटू वाई, यानी कि जब x 2 होगा तो y 1 हो जाएगा। यहाँ से देखने पे पता चल रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली यहाँ पे मार सकते हैं। नहीं तो अगर आपको करके भी देखना है तो आप देख सकते हो, y की वैल्यू x की वैल्यू आप रखो 1 प्लस वाई, कहाँ पे, यहाँ पे रख दो। तो 33 प्लस 33 वाई माइनस 65 वाई इज इक्वल्स टू 1। तो 33 माइनस 65 कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 3 2, और ये माइनस 3, तो माइनस 32 वाई इज इक्वल्स टू माइनस 32। तो वाई की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 1, वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आई है। तो व्हाट इज एक्स वाई इक्वल टू, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इस वाले सवाल में अगर आप देखिए तो जेड अपॉन सी और यहाँ पे है सी अपॉन जेड। मैं जेड अपॉन सी को थोड़ी देर के लिए टी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बी अपॉन वाई प्लस टी की वैल्यू 1 है, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्या कि एक्स अपॉन ए प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं 1 अपॉन टी को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन, यानी कि ए माइनस एक्स अपॉन ए, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अभी जो टी की वैल्यू आई है ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसको मैं इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा, बी अपॉन वाई प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू वाई ए माइनस वाई एक्स। वाई ए वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखोगे वाई एक्स को इधर ले आओ और बी एक्स को उधर ले जाओ। बी एक्स को मैं नीचे ले आता हूँ, तो बी जब बी एक्स नीचे आएगा तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यही चीज़ हमसे पूछी हुई है, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखो, ए बी प्लस एक्स वाई अपॉन बी एक्स, ए बी प्लस एक्स वाई अपॉन बी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पैटर्न पहचानना होता है। पैटर्न अगर आप एक बार पहचान गए ना तो आपका सारा खेल निकल जाएगा इसमें। इस वाले में भी वही सेम चीज़ है, पैटर्न निकाल रहा है क्या। अब देखिए ए टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब दिया हुआ है। ए टू द पावर 6 माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन ए क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बनेगा अपॉन नीचे में ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, 5a मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 4 प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या आएगा ए क्यूब। ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू अगेन यहाँ से 5a आ जाएगी, तो 5a मल्टीप्लाइड बाय 25a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। यहाँ से कितना आ जाएगा 5a मल्टीप्लाइड बाय 24a स्क्वायर अपॉन ए क्यूब और ये क्यूब कट जाएगा, 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा 140। तो हमारा आंसर इसका कितना आ गया 140, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड है ना, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x का होल क्यूब प्लस, अब z प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वाई, यानी कि माइनस 2y का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2z का होल क्यूब। माइनस 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 8x क्यूब, ठीक है, माइनस 8y क्यूब माइनस 8z क्यूब, माइनस 8 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और हमको दे रखा है पहले से कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट 3xyz, ठीक है। यहाँ पे रखो तो माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3xyz कितना हो जाएगा माइनस 24xyz, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इफ x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यदि x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 3 रखने पे, x इक्वल टू माइनस 3 रखने पे ये रिमाइंडर 0 देगा। तो माइनस 3 इसको रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 27 प्लस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर विथ 4 डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द स्मॉलेस्ट इंटीजर विथ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहली बात 1000, तो 1000 ऐसा कोई नंबर नहीं है। 1024 किसका है? 32 का है ना, हमको पता है किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली जो स्मॉलेस्ट इंटीजर विथ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आता है, क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब होता है रूट्स है ना, तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे? तो देख लीजिए, जीरो तो नहीं होगा, 1 है क्या? 1 बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 1 आप देख के रख लो यहाँ पे। तो 3 + 4 7, 7 - 7 is 0। नेक्स्ट वाले सवाल पे, देयर आर 2 numbers which are greater than 21 and their LCM and HCF are this and this respectively, what is the sum of these 2 numbers? ठीक है, अब हमको पता है कि अब हमको ये पता है कि जब हम प्रोडक्ट निकालना शुरू करेंगे कि LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers। लेट दोस 2 numbers बी A and B, ये है। ठीक है, सो नाउ A क्रॉस B जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 3003 मल्टीप्लाइड बाय 21। सो हेयर नाउ वी कैन ब्रेक दिस एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1001 मल्टीप्लाइड बाय 21। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें और क्या कर सकते हैं? 1001 को मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूं, फर्दर अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3। अब 1001 को मैं लिख सकता हूं क्या? 7 मल्टीप्लाइड बाई 143 है ना, 7 मल्टीप्लाइड बाई 143 लिख सकता हूं। और 21 को मैं क्या लिख सकता हूं? 21 को मैं 21 ही रहने देता हूं। ठीक है, अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। 143 को फर्दर यदि ब्रेक डाउन करें तो 11 से कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 21। ठीक है, अब हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका जो HCF है वो 21 है। HCF क्या है? 21। ठीक है, यानी कि एक 21 इधर आना चाहिए और एक 21 पहले से यहाँ पे है इन दोनों का, तो 21 × 11 एक नंबर हो जाएगा इसको मिला के, और 21 × 13 एक नंबर हो जाएगा इसको मिला के। ठीक है, आप याद रखिएगा, हम बेसिकली 3 × 7 को भी ले सकते हैं अकेले में, बाकी इन तीनों को इधर कर दे, लेकिन हमको बोल रखा है कि दोनों के दोनों नंबर जो है 21 से ग्रेटर हैं। तो दो पेयर, एक पेयर ऐसे एक ऐसे बनेगा और दूसरा पेयर एक ऐसे बनेगा, 21 × 13 और 21 × 11। ठीक है, बस इन दोनों का सम करना है हमको कि इन दोनों का सम कितना आएगा। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 21 कॉमन हो जाएगा, 13 × 1 14, तो 21 × 14 कितना हो जाएगा? 84, 1 2 290। सॉरी 21 × 24 होगा ना, हाँ 84 2 4, तो 4 504, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 504। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे क्या बोला है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ये हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C/A, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -B/A। सब्स्टिट्यूट कर देंगे या तो -B/A प्लस C/A प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? A - B प्लस C/A, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। The remainder when this particular expression is divided by x plus 1 is -7। तो बस कुछ नहीं करना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन, x plus 1। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? -7 के बराबर, है ना। तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो -3 आएगा, यहाँ पे प्लस k आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, -6 आएगा, इक्वल टू -7। सो k -14 इज इक्वल टू -7, सो k इज इक्वल टू -7 + 14 विच इज 7। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 7। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ fx and gx आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री p and q रिस्पेक्टिवली देन द डिग्री ऑफ fx प्लस माइनस gx इफ इट इज नॉन जीरो इज। सपोज डिग्री p है तो ये आपका fx हो जाएगा और ये आपका gx हो जाएगा, कितना? x की पावर q। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, है ना, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो मैक्सिमम ऑफ p, q है, जो मैक्सिमम ऑफ p, q है, उससे बड़ी तो हो नहीं सकती, उससे बड़ी तो हो नहीं सकती। तो मैक्स या तो मैक्सिमम रहेगी, ग्रेटर देन मिनिमम p, q। अब देखिए fx हो सकता है, अगर पॉलिनोमियल है डिग्री p की तो हो सकता है p से कम हो, है ना, अगर q भी है तो हो सकता है q से कम हो। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ p और q के बराबर तो होगा, ये बात तो है ना।
मैक्सिमम ऑफ पी और क्यू के बराबर तो होगा, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। किस केस में? जब देखिए एफ एक्स और जी एक्स जीरो हो सकते हैं, एफ एक्स और जी एक्स जीरो हो सकते हैं, लेकिन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जीरो नहीं होगा। इसका सीधा सीधा यह मतलब होता है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों साथ में जीरो नहीं होंगे, साथ में कोई एक जीरो होगा, दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई एफ एक्स जीरो हो सकता है, लेकिन तब जी एक्स जीरो नहीं होगा। और उस केस में अगर पी ज़्यादा भी है क्यू से, तब भी जी एक्स की जो मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स की जो डिग्री आएगी वो क्यू ही होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी लेस देन द मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू विच इज मैक्सिमम इज पी, क्योंकि क्यू उससे कम है। और अगर जी एक्स कम हो जाएगा तो फिर एफ एक्स हो जाएगा, लेकिन दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो है तो इसलिए दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसको मैं रैशनलाइज करूं तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2√15 माइनस 8 प्लस माइनस 2√15 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये हो जाएगा -4√15/2 दैट इज इक्वल्स टू -2√15। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर ए ऊपर जाएगा, एक्स टू द पावर ए यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी प्लस, अब यहाँ पे जो नेगेटिव वाला टर्म है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। सिमिलरली यहाँ पे जो नेगेटिव वाला टर्म है ऊपर जाएगा, तो एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। कैंसिल आउट हो गए, पूरा का पूरा टर्म जो है 1 बन जाएगा। बड़ी सी एक्सप्रेशन देख के हमें इस पे वो नहीं करना है कि ये टाइम लेगा, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन किया, इसमें तो डायरेक्टली सॉल्व ही कर दिया है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा। इन सब चीज़ों पे ध्यान देखना है। और देख लेते हैं, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 20 देन द नंबर इज। अब देखिए, अब ऑप्शन से आप देख लो, अगर -5 का स्क्वायर करूं मैं और उसमें नंबर ऐड कर दूं तो 20 आ रहा है। 4 की बात करूं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अगर मैं उसमें नंबर ऐड कर दूं तो 20 आ जाएगा। देखिए दोनों में 20 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से जाना है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर को x ले लो और उसमें स्क्वायर उसका ऐड कर दो तो 20 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 4 आ रही है या तो -5 आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। If the price of wheat rises by 25%, then by how much percent must a man reduce his consumption in order to keep his budget the same as before? अच्छा, अगर वीट की प्राइस सपोज 100 रुपीज़ थी और वो 100 रुपीज़ का कंजम्पशन कर रहा था, अभी प्राइस कितनी हो गई 125 की, लेकिन उसको 100 का ही कंजम्पशन करना है, राइट, उसको 100 का ही कंजम्पशन करना है, तो वो 100 का ही लेगा। वो पहले उसको 125 का मेन था, अपॉन में 125 इंटू 100, ये होगा आंसर, ठीक है। -25/125 इंटू 100। एक मिनट, यहाँ पे 125 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल तो वो 100 का ही खा रहा था ना, ओरिजिनल तो 100 का खा रहा था, उसके बाद जो दाम बढ़ा है 125 हुआ है, लेकिन उसको खाना 100 का ही है, उसको खाना 100 का ही है। तो 100 माइनस 125 अपॉन 100 इंटू 100। एक मिनट सॉरी, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, पहले दाम था 100 रुपये, उसके बाद दाम हुआ 125 रुपये। देन हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। अभी नया जो दाम है न्यू, वो 125 हो जाएगा, यानी कि अब 125 के बेंचमार्क पे लगेगा, नीचे आएगा 125 इंटू 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको कितना कम करना पड़ेगा, तो उसको इतना कम करना पड़ेगा, उसको 100 का ही खाना है, मिल रहा है 125 का, तो ही विल हैव टू डू दिस। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20, तो 20% जो है उसका कंजम्पशन रिड्यूस होना चाहिए, -20% आ रहा है, ठीक है। 1/25 ऑफ द स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड डिड नॉट अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन, इफ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इज 2000, तो 2000 हो जाएगा, तो 1/25 यदि कितना हो जाएगा उसका 80 स्टूडेंट्स ने अपीयर नहीं किया। 11/20 ऑफ दोज हु अपीयर्ड, 11/20 कितना हो जाएगा इसका 100, तो 1100, और ऑफ दोज हु अपीयर्ड पास्ड, है ना,
यानी कि सॉरी 2000 रजिस्टर किया, उसमें से 80 लोग आए नहीं, तो बचे कितने 1920। अब इसका जब मैं 11/20 निकालूंगा तो 2, इसका कितना हो जाएगा 2 9 18 1 12 9 96। तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 11 होंगे उतने स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया, ठीक है। तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 6 9, तो हो जाएगा 6 15 1056, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 0.9। अब देखिए x की वैल्यू है 0.9 बार, तो मैं यहाँ पे 10x से कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा ये 9.9 बार। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 9 बार 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे ही x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 0.9 दे रखा है, हमको इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, if a is to b is 1 is to 2, b is to c is this, and c is to d is this, and d is to e is this, and what is b is to e equal to। a अपॉन b की वैल्यू 1/2 दे रखी है, b अपॉन c की वैल्यू 3/4 दे रखी है, c अपॉन d की वैल्यू 2/e दे रखी है, और d अपॉन e की वैल्यू 2/3, d अपॉन e की वैल्यू 3/4 दे रखी है। 2 और 3 को सेम करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो मैं a अपॉन बी को मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/6 हो जाएगा। सिमिलरली बी अपॉन सी को जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ 6 से, तो 6/8 हो जाएगा। अब ये सी 8 है तो इसको भी 8 बनाना है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। सी को मैं 4, इसको दोनों को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सी दोनों में कॉमन हो जाएगा 8, है ना, और हो जाएगा 12। अगर ये 12 हो गया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी अपॉन ई कितना हो जाएगा 12/16। तो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई जो मेरे पास आ गया कितना, दैट इज इक्वल टू 3:6 इज टू 8 इज टू 12 इज टू 16। b इज टू ई पूछा हुआ है, यानी कि 6:16, तो 6:16 हमसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा 3:8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, अ वर्क व्हेन डन बाय 10 वुमेन इज कंप्लीटेड इन 12 डेज, द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। 12 दिन लगे 10 वुमेन को करने में सेम अमाउंट ऑफ वर्क। द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 8 डेज व्हेन वर्क बाय 5 men 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 2 से, और ये 3 से, ये 2 से, यानी कि एक आदमी जो काम कर रहा है वो 3 वीमेन के बराबर का काम कर रहा है। 1 मैन इज कंप्लीटिंग द वर्क एज डन बाय 3 वीमेन। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट व्हेन 6 वीमेन एंड 3 men आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द सेम जॉब। अब देखिए मैं यहाँ पे जो 6 वीमेन है उनको मैं 2 men से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि हमको पता है 3 वीमेन अगर 1 man के बराबर है तो 6 women 2 men के बराबर होंगी, तो 2 men प्लस 3 men टोटल कितने हो जाएंगे 5 men। अब completed in 8 days when work when done by 5 men, यानी कि 5 men उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 5 men वही 8 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है तुरंत आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 days, ही एम्प्लॉयज 200 men, फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ वर्क इज डन इन 50 days, हाउ मेनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट द होल वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। देखिए 50 दिन में 200 आदमी काम कर रहे हैं, 50 दिन में 200 आदमी काम कर रहे हैं, तो कितना वर्क कंप्लीट हुआ, ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क। क्वार्टर कितना होता है W/4, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमसे बोल रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉय, सपोज वो x मैन एडिशनल एम्प्लॉय कर रहा है, तो 200 प्लस x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, सो दैट द होल वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। अब 50 दिन तो बीत चुके हैं, हमारे पास 150 दिन थे, तो बचे कितने दिन है 100 दिन, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, अपॉन रिमेनिंग वर्क कितना बचे 3W/4। यही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मैन इंटू डेज अपॉन वर्क, M1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2, यही होता है, और यही करना होता है बस सेम, यही फॉर्मूला लगाना है। W/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 100, तो 300 इज इक्वल टू 200 प्लस x, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो 100 एडिशनल मैन शुड बी एम्प्लॉयड। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, अ ट्रेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 30 seconds, तो लेंथ कितना हो जाएगा, स्पीड 60 km/h मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, 6 3 जार 18, 6 5 जार 30,
20, तो 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा 500 मीटर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। ₹120 is distributed among A, B, C so that A's share is ₹20 more than B's and what is B's share? देखिए, so that A's का शेयर जो है वो B से 20 ज़्यादा है and ₹20 लेस देन C माइनस 20। ठीक है, तो 120 जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी A माइनस 20, C की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 20। ठीक है, तो A प्लस A माइनस 20 प्लस A प्लस 20, इसकी वैल्यू कितनी है 120 रुपये। ये किसका A का शेयर है, ये किसका B का शेयर है और ये किसका C का शेयर है। तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है 120 के बराबर। तो ऐसे माइनस 20 प्लस 20 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3A की वैल्यू 120, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। और B हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है B का शेयर कितना है। B का शेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा A माइनस 20, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा ₹20। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन फॉलो कर रहा है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, M और N जो है इनवर्स वेरिएशन फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि M(n) इज इक्वल टू K। तो M1(n1) इज इक्वल टू M2(n2) इज इक्वल टू M3(n3) इज इक्वल टू M4(n4). M1(n1) कितना हो जाएगा -60 इज इक्वल टू M2(n2) हो जाएगा -6 इंटू A इज इक्वल टू M3(n3) कितना हो जाएगा 2 इंटू B इज इक्वल टू M4(n4) कितना हो जाएगा C इंटू 60। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो 10, -30, -1 यानी कि ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। पर्सन बोरोड ₹5,000 एट 5% rate of interest per annum and immediately lent it at 5.5%. After 2 years he collected the amount and settled his loan. What is the amount gained by him in this particular transaction? पर्सन ने बोरो किया 5,000 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 5,000। रेट हमको दे रखी है सॉरी रेट हमको दे रखी है 5%, और उसने इमिजिएटली उसको दे दिया 5.5% पे आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो 2 साल के लिए उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 2 साल के लिए उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बना जब उसने बोरो किया था किसी से, तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 500। तो उसको 500 उसका जो सिंपल इंटरेस्ट बना। अब उसने यही मनी, इसी मनी को 5.5% के इंटरेस्ट पे लेंट किया, मतलब किसी को दे दिया। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 550 बाई 1000 इंटू 2, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बनेगा 550। यानी कि उसको सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला और उसको सिंपल इंटरेस्ट उसको किसी को देना है, जहाँ से उसने बोरो किया था वहाँ से उसका जो इंटरेस्ट बनता है 500 बनता है, और उसका खुद का अपना इंटरेस्ट कितना बनता है 550। तो दोनों में उसको कितना फ़ायदा हुआ 50 रुपये का। ठीक है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसको इस अमाउंट, उसको कितना अमाउंट मिला इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो कितना मिला 50 रुपये। नेक्स्ट सवाल पे आता है। एट प्रेजेंट द एवरेजेस ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज, यानी कि एक फादर और एक सन की जो एवरेज एज है वो 25 है। तो फादर और सन की जो एज टोटल होगी 50 होगी। आफ्टर 7 years द सन विल बी 17 years ओल्ड। व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर्स अच्छा, आफ्टर 7 years तो द एज ऑफ द सन विल बी 17 years ओल्ड। यानी कि अभी जो सन है 7 साल बाद उसकी एज 17 की हो जाएगी, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 10 साल की। फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 40 साल की, ये हो जाएगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 40 साल है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 50 साल की, हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। 5 ट्रैक्टर्स कैन फ्लो 5 hectares ऑफ लैंड इन 5 days। 5 ट्रैक्टर हैं, 5 ट्रैक्टर को आप मैन मान लो, तो 5 मैन मल्टीप्लाइड बाई 5 डे अपॉन 5 हेक्टेयर की लैंड इज इक्वल टू व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्लो 100 हेक्टेयर्स की लैंड इन 50 days। सो हाउ मैनी ट्रैक्टर वी रिक्वायर। तो ये ट्रैक्टर आ जाएगा 50, ये यहाँ से 2 कटा, एच से एच कटा, यहाँ से 20 कटा, यहाँ से 10 कटा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, merchant commences with a certain capital and gains annually at the rate of 25%. At the end of 3 years, he has collected ₹10,000. What is the original amount he has invested? Suppose original amount था P, उसने जो है 10,000 रुपये इंटरेस्ट के सहित खरीदा उसने। ठीक है, तो 10,000 जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है,
तो अमाउंट की वैल्यू है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल वो हमको निकालना है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका हो जाएगा कितना, SI। तो 3P/4 आपका SI हो जाएगा। इसमें जब हम P ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा A, तो 7P/4 की जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो कितना हो जाएगा, या फिर अगर इससे आंसर नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो इसको हम हटा के कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, P 1 + R/100 इंटू की पावर n। तो अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000 रुपये मिले हैं, P हमको निकालना है, यह हो जाएगा 1/4 की पावर 3। सो हेयर इट विल बी 10,000 इज इक्वल्स टू P 5/4 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5/64, तो कितना हो जाएगा 400 580। सो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 मल्टीप्लाइड बाई 80, 5120। ठीक है, तो हम अगर हमने देख लिया कि यदि सिंपल इंटरेस्ट से आंसर नहीं आ रहा है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो कहीं इसमें गिवन नहीं है कि कंपाउंडेड है कि ऐसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 37। अब देखिए ध्यान से, तो 37,100 अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है, अब ये ध्यान से इसको देखिएगा फिर से। हमसे कह रहा है कि रैशनल नंबर है पहली बात। तो रैशनल नंबर कभी भी अगर डिनोमिनेटर 37 है तो एक प्राइम नंबर है। और हमको पता है, देखिए, जब भी फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर में एक ऐसा प्राइम नंबर आता है जो 2 और 5 से अलग हो, मतलब 2 और 5 को छोड़ के दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है, अगर वो कोई भी प्राइम नंबर नीचे आते हैं तो हमेशा जो आपका डेसिमल होगा वो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो गया, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, दूसरी बात वो रेकरिंग होगा, दैट विल बी अ रेकरिंग वन। नॉन रेकरिंग इरेशनल नंबर के केसेस में होता है, लेकिन जितने प्राइम नंबर्स का आप डिवाइड करोगे तो आप हमेशा आपको रेकरिंग ही दिखाई देंगे। रेकरिंग में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिक्स्ड, एक होता है प्योर। लेकिन जब भी प्राइम नंबर की बात आती है तो मोस्टली हर केस के प्राइम नंबर में हमेशा प्योर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, प्योर के साथ रेकरिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो प्योर मिलता है। अब प्योर और इम्प्योर क्या होता है, मतलब मिक्स्ड क्या होता है, तो डेसिमल के तुरंत बाद यदि पैटर्न मिलने चालू हो जाए 459 459 459 डेसिमल के तुरंत बाद, तो उसको कहते हैं प्योर। लेकिन सपोज अगर कुछ ऐसा होता है, सपोज 0.1459 459 459, तो हम देख सकते हैं 459 459 रिपीट कर रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर आ गया जो कि उस पैटर्न में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर। तो अभी मैंने क्या बोला, जब नीचे प्राइम नंबर आता है उस केस में वो रेकरिंग होता है और रेकरिंग के साथ वो प्योर होता है। ठीक है, रेकरिंग के साथ वो प्योर डेसिमल नंबर होता है। अगर आप देखें ध्यान से ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे एक 0 आ रहा है जो कि इस पैटर्न को वॉलेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं जो कि इस पैटर्न को वॉलेट कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों कौन से हो जाएंगे, मिक्स्ड या फिर इम्प्योर, मिक्स्ड या फिर इम्प्योर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन सिर्फ एक यही ऑप्शन नंबर ए बच रहा है जो कि कहता है कि यदि कोई भी डिनोमिनेटर नीचे 37 आ रहा है तो वो पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दूसरी बात वो रेकरिंग होगा, क्योंकि अगर रेकरिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तीसरा कि वो एक प्योर रेकरिंग होगा। ठीक है, तो प्योर रेकरिंग से मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस बाय ₹64 इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 4% टू 3%। व्हाट इज हिज ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो जो अमाउंट है आपका A- नया वाला, वो 64 कम हो गया, राइट। तो अगर मैं अमाउंट को लिखूं क्या, SI- प्लस P इज इक्वल्स टू जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SI प्लस P माइनस 64। ठीक है, तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, SI- की वैल्यू क्या हो जाएगी, P- जो उसकी ओरिजिनल इनकम थी, P मल्टीप्लाइड बाई R कितना हो जाएगा, जो उसकी न्यू उसके हिसाब से 3.75 है, तो 375 बाई
10,000 मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 100 मल्टी इंटू टाइम माइनस 64. ठीक है, टाइम है 1 ईयर का, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना t को 1 रख के, तो आप ये पाओगे कि P की जो वैल्यू है कैलकुलेटर जब आप करिएगा तो 25,600 निकल के आएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आप इसको खुद कैलकुलेट करके देखेंगे तो P की जो वैल्यू 25,600 आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही ट्रिकी है, आपको पता होना चाहिए पहली बात क्या, कि जब भी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 होता है और लॉग की पावर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, log b टू द बेस a है. यदि a जो आपका 0 to 1 के बीच लाई कर रहा है और b आपका 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तभी नंबर आपका पॉजिटिव होगा. नहीं तो अगर a आपका ग्रेटर देन 1 है और b भी आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इन दोनों ही केस में पॉजिटिव नंबर लाई करेगा. लेकिन यदि एक आपका 0 to 1 के बीच में लाई करेगा और आपका जो है दूसरा वाला बड़ा 1 से बड़ा होगा, या फिर ए जो आपका ग्रेटर देन 1 होगा और बी जो आपका बिटवीन 0 एंड 1 होगा, इन दोनों केसेस में हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है. ठीक है, तो पहली बात ये आपका जो नंबर है वो नेगेटिव होगा. दूसरा, अगर m की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है तो m स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन m. ये आपको पता होना चाहिए, इस वाले केस को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 0 to 1 के बीच में होता है और अगर हम उसकी पावर बढ़ाते रहते हैं तो दैट विल बी लेस देन द ओरिजिनल नंबर. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज 1/2 है तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 1/4 आ जाएगा, दैट इज लेस देन 1/2. ठीक है, तो यहाँ पे जो m स्क्वायर है मेरा वो हमेशा लेस देन 1 होता है. वाई? बिकॉज द नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1. इफ द नंबर वुड हैव बीन ग्रेटर देन 1 देन m स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन m. सिमिलरली 1 अपॉन m, अब देखिए अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 अपॉन m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. और यहाँ तक हम देख सकते थे कि ये जो नंबर है वो लेस देन 1 आ रहा है, और जैसे हमने m इनवर्स किया तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है. तो ऑब्वियसली यही वाला हमारा जो कोड, ये वाला हमारा सीक्वेंस फॉलो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. अ जेंटलमैन लेफ्ट अ सम ऑफ दिस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर हिज डेथ अमंग हिज विडो, 5 सन्स एंड 4 डॉटर्स. ठीक है, तो 39,000 सम है उसकी विडो और ये 5 सन्स and 4 daughters. If each son receives 3 times as much as a daughter receives, suppose a daughter receives d amount. ठीक है, each son will receive 3d amount, that means 15d total amount, and यहाँ पे कितना 4d. ठीक है, and each daughter receives twice as much as their mother receives. mother को suppose m मिला suppose, and each daughter receives twice as much, तो 4 daughter है तो total 8m मिल जाएगा. और एक डॉटर को कितना मिला था 2m, तो उस हिसाब से एक सन को कितना मिलेगा 6m. 5 सन है तो कितना हो जाएगा 30m. अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 30 + 38 + m, तो 39m हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 39,000. सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100. ठीक है, ये 1000 सॉरी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000. देन व्हाट इज द विडोज शेयर, तो विडोज शेयर कितना था मेरे पास m की वैल्यू कितनी है 1000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए. 3 नंबर्स इन विच आर को प्राइम टू ईच अदर. को प्राइम का मतलब होता है उनका HCF या उनका GCD जो होता है, जो भी आप बोलिए वो 1 होता है. ठीक है, वो 1 होता है. सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 is 286 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 is 770. व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स. पहली बात, को प्राइम है तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो उनका HCF है वो 1 ही आने वाला है. राइट, तो थोड़ा सा वो अब देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 is 286. 286 को मैं ब्रेक डाउन करूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 143, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 13. ठीक है, और 770 को ब्रेक डाउन किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है 11 इंटू 70, है ना. इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 35. ठीक है, तो एक नंबर मेरे पास 22 आ रहा है, एक नंबर मेरे पास 13 आ रहा है और एक नंबर मेरे पास 35 आ रहा है. कोई शक इसमें? देख लेते हैं. हमसे कोई आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 286. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 is 286.
देख सकते हैं 13 और 22 ले लें, ये 22 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 286 के बराबर है। एंड दैट ऑफ द लास्ट टू इज 770, यानी कि 22 और 35 का जो प्रोडक्ट लेंगे तो 770 के बराबर है। तो देख सकते हैं हमारे पास नंबर क्या आ गए, क्या क्या आ गए, 13, 22 एंड 35। जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 70। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। द एज ऑफ अ women is a two-digit integer. On reversing the integer, age of a woman is two-digit integer. Suppose the integer is 10x plus y. Now on reversing the integer, that is 10y plus x, the new integer is the age of her husband who is elder to her. यानी कि जो 10y plus x है वो उसके husband की age है, ठीक है। The difference between their ages is 1/12. तो 10y plus x minus 10x minus y is equal to 1/11 ऑफ देयर सम। तो सम कितना हो जाएगा, 11x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, 9y माइनस एक्स, है ना, 9y माइनस एक्स इक्वल टू x प्लस वाई। सो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 10x, 8y की वैल्यू 10x। हमसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, हमसे पूछ रहा है कि उनके बीच उनके डिफरेंस क्या है। तो उनका डिफरेंस तो बेसिकली 9 इंटू वाई माइनस एक्स है। या तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि फर्दर इसको कैंसिल आउट करें तो 4y की वैल्यू 5x के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो x अपॉन या फिर आप बोलो कि x अपॉन y अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 5/4। तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9। तो y माइनस एक्स की हम देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इसी 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 9 ईयर्स, ठीक है। अ पैसेंजर ट्रेन एंड अ गुड्स ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल रेलवे ट्रैक्स। इफ द पैसेंजर ट्रेन नाउ टेक्स 3 times are running in the same direction on parallel tracks, now takes 3 times as long as to pass the goods train as when they are running in opposite direction. Opposite direction में चल रहे हैं, सपोज पैसेंजर ट्रेन की लेंथ L1 है और गुड्स ट्रेन की लेंथ L2 है। तो L1 प्लस L2 जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे तो उन दोनों की स्पीड में ये होगा। नो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो 3 times ले रहे हैं, कब, जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, है ना। तो ये होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ से v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3v1 माइनस 3v2। यहाँ से आ जाएगी 4v2 इज इक्वल टू 2v1, ठीक है। हमसे बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन टू दैट्स ऑफ द गुड ट्रेन, कि v1 अपॉन v2। तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4/2 विच इज 2/1, ऑप्शन नंबर ए। And all odd prime numbers up to 110 are multiplied together. What is the unit digit in the product? सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, देख लेते हैं। all odd prime numbers up to 110, all odd prime numbers तो हमेशा odd ही होंगे, even कौन सा होता है, अगर 2 को छोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 multiplied by 5 multiplied by 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते अब पहले से पता चल गया कि ये 15 आ रहा है। तो जब भी यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कि इवन ना हो, सिर्फ ऑड हो। 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 ही आएगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। एन एलॉय ए कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। एक एलॉय ए है जिसके पास 2 एलिमेंट है, कॉपर एंड टिन इन द रेशियो 2:3। सपोज 2K अपॉन 3K, 2K एंड 3K, कॉपर और टिन का इसमें है। वेयर एन एलॉय बी कंटेन्स सेम एलिमेंट्स इन द रेशियो 3K एंड 4K, ठीक है। इफ 20 kg ऑफ एलॉय ए, 20 kg है एलॉय ए का, तो 5K की वैल्यू 20 है तो K की वैल्यू 4 है। यानी कि एलॉय ए में 8 kg, एलॉय ए में 8 kg कॉपर है और 12 kg टिन है, ठीक है। एलॉय बी में 28 kg ऑफ एलॉय बी है, तो 7K की वैल्यू 28 है तो K की वैल्यू 4 है। तो यानी कि इसमें 12 kg कॉपर है और 16 kg टिन है, ठीक है।
if 20 kg of alloy 20 kg of alloy B and some more pure copper are mixed to form a third alloy, यानी कि हमने सपोज x kg कॉपर मिलाया और इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. नो कंटेंट्स कॉपर एंड टिन इन द रेशियो. तो यहाँ टोटल कॉपर कितना हो जाएगा 8 kg कॉपर प्लस 12 kg कॉपर प्लस x kg कॉपर, यानी कि 20 प्लस x kg कॉपर है. नीचे क्या है टिन, टिन में कितना है 16 प्लस 12 दैट इज 28 kg टिन. अब इनका जो नया रेशियो आया है जो एलॉय सी बना उसमें कॉपर और टिन का रेशियो ये है और हमको दे रखा है कि कॉपर और टिन का रेशियो नया एलॉय में कितना 6/7. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4. 20 प्लस x की वैल्यू यहाँ से 24 आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि हमने 4 kg कॉपर इसमें ऐड किया. ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है. A quadratic polynomial is such that when it is divided by x, x minus 1, x plus 1 leaves to remainder this. सिंपल सा है, x की वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि c की वैल्यू 3 आ गई. दूसरा x माइनस 1 को जब हम इसको फैक्टर मानेंगे और जब हम 1 इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, यानी कि a प्लस बी प्लस 3 की वैल्यू 6 आ रही है तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी. सिमिलरली जब हम x को -1 पुट करेंगे यानी कि a माइनस बी प्लस 3 की वैल्यू उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है. तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2a की वैल्यू 4 आ जाएगी, a की वैल्यू 2. सिमिलरली यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1. तो a प्लस बी की वैल्यू हमसे पूछा है तो 2 + 1, ऑप्शन नंबर ए. इफ द एवरेज ऑफ 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 55, एवरेज ऑफ 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि x सपोज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले रहे हैं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो x प्लस 16 तक जाएगा ये. इसका जो इंटीजर है वो कितना है 55, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा और 2 से लेकर 16 तो ये आ जाएगा 18, 6 प्लस 12 18 एंड 10 प्लस 8 18, तो 18 4 ज़ार कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 5 495, तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 2, 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3697, तो x की वैल्यू 47 आ गई. तो लार्जेस्ट नंबर हमसे पूछ रहा है तो लार्जेस्ट नंबर x प्लस 16 होगा, तो 47 प्लस 16 कितना हो जाएगा 63. सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से पॉजिटिव ऑड इसको देख लिया, इसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे. इसको फिर से करते हैं. हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, आई थॉट इट वाज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वो मैंने ओवर लुक कर लिया इसमें. तो 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि x प्लस 1 एंड सो ऑन टिल x प्लस 8 की वैल्यू 55 × 9 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 495, 9 5 45, 5 4, तो 9x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 469, ठीक है, एक मिनट 459 सॉरी. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51, x की जो लार्जेस्ट नंबर हमसे पूछा है तो 51 प्लस 8 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 59, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 19 ईयर्स, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 15 × 19. When 5 new students are admitted to the class, the average age of the class becomes 18.5 years. तो T1, तो T2 कितनी हो जाएगी 18.5 मल्टीप्लाइड बाई पहले 15 स्टूडेंट से 5 और बढ़ गए तो 20 हो गए, ठीक है. व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द 5 न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1 अपॉन 5, तो यहाँ से कर देते हैं तो 185 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 15 × 19 अपॉन में 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 3, तो 37 × 2 कितना हो जाएगा 4, 74 माइनस 57, 74 माइनस 57 यहाँ से 17 ईयर्स एज आ जाएगी जो कि 5 न्यूली स्टूडेंट्स की एवरेज एज होगी. अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर. इफ अ स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर इट टेक्स हिम z आवर्स टू रो अ प्लेस एंड वर्क.
देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, उसको z आवर्स टोटल टाइम लग रहे हैं, तो डिस्टेंस d जब वो डाउन स्ट्रीम गया तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस उसको और टाइम लगा क्या, जब वो वापस आया उस केस में x माइनस वाई, उसको टाइम z लगा, तो यहाँ से dx माइनस डी वाई प्लस dx प्लस डी वाई इज इक्वल टू z टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस डी वाई प्लस डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, z अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। A water tank has been fitted with two taps P and Q and a drain pipe R. Taps P and Q fill at a rate of 12 liters per minute and 10 liters per minute respectively. Consider the following statements S1, S2 and S3. हमारे पास तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमसे क्या बोल रहा है, टू नो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी कि हमको टैंक की कैपेसिटी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, S2 इज ओनली सफिशिएंट, S1, S2, S3 आर सफिशिएंट, एनी टू ऑफ दिस आर सफिशिएंट, नन ऑफ द अबव। यानी कि हमको कैपेसिटी ऑफ द टैंक चाहिए और उसके लिए हमको इन तीनों स्टेटमेंट्स पे ध्यान से देखना होगा कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी है। ठीक है, पाइप आर ड्रेन्स आउट एट द रेट ऑफ 6 लीटर्स पर मिनट। देखिए टैप्स पी एंड क्यू कैन फिल एट द रेट ऑफ 12 लीटर्स पर मिनट, यानी कि उनका एक मिनट का जो काम है, यानी कि वो एक मिनट में कितना भर सकते हैं 1/12 पार्ट, और क्यू एक मिनट में कितना भर सकते हैं 1/10 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है S1 की जो वैल्यू है वो ड्रेन आउट कर सकता है, ओके ड्रेन आउट कर सकता है, तो उसकी ड्रेन आउट करने की क्षमता कितनी है -1/6 लीटर्स, यानी कि उसका एक मिनट में वो 1/6 पार्ट खाली कर देता है। ठीक है, तो if both the taps are and the drain pipe are opened simultaneously then the tank is filled in this, तो उनका एक घंटे का टोटल, वो एक घंटे में टोटल कितना पार्ट भर सकते हैं, इतना पार्ट भर सकते हैं। इन दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 5 + 6 - 10, तो 11/10 दैट इज 1/60। तो यानी कि उनका जो एक मिनट का काम होगा, एक मिनट में वो 1/60 पार्ट भर सकते हैं, है ना, एक मिनट में वो 1/60 पार्ट भर सकते हैं, यानी कि 1/60 पार्ट एक मिनट में वो 1/60 पार्ट भर सकते हैं। तो 5 आवर्स 45 मिनट्स में कितना भर देंगे, मतलब 1/60 पार्ट भरने के लिए उनको एक मिनट चाहिए, तो एक पार्ट भरने के लिए उनको 1/60 मिनट चाहिए होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक अच्छे से इसका एक अच्छा आइडिया मिले। ठीक है, देखिए जो टोटल वॉल्यूम होता है ना, जो टोटल वॉल्यूम होता है आपका, वो होता है आपका फ्लो रेट ऑफ आर, है ना, जो फ्लो रेट ऑफ आर है मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन टू एम्प्टी, टाइम टेकन टू एम्प्टी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, अगर हम फ्लो रेट ऑफ पी की बात करें, फ्लो रेट ऑफ पी प्लस फ्लो रेट ऑफ क्यू माइनस फ्लो रेट ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय, फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन टू फिल इफ ऑल द टैप्स एंड ड्रेन्स आर ओपन। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को यूज करने के लिए, तो यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, टू क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। एक तो हमको चाहिए क्या, फ्लो रेट ऑफ आर, फ्लो रेट ऑफ आर हमको दे चुका है पहले से, फ्लो रेट ऑफ आर कितना है 6 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, और टाइम टेकन टू एम्प्टी, टाइम टेकन टू एम्प्टी हमको, ये हमारा स्टेटमेंट 1 था। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1, और टाइम टेकन टू एम्प्टी हमको स्टेटमेंट नंबर 3 में देखा जा चुका है कि वो 15 आवर्स 20 मिनट्स दे रखा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 मिला के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 को देखने के लिए अभी हमको एक S1 चाहिए, जो कि हमको दे रखा है कि फ्लो रेट ऑफ आर हमको पता है, फ्लो रेट ऑफ आर हमको पता हुआ है, और पी और क्यू का पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था, तो S1 तो चाहिए ही होगा। और टाइम टेकन, अब देखिए S2 जो है हमारा, जो S2 स्टेटमेंट था, S2 ये कह रहा था कि इफ बोथ द टैप्स एंड द ड्रेन पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक इज फिल्ड इन दिस 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स, यानी कि टाइम टेकन व्हेन ऑल द 2 टैप्स P एंड Q आर ओपन एंड द ड्रेन पाइप R इज ओपन, तो उसमें कितना टाइम टेकन लगा, तो वो भी हमको दे रखा है कितना 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो उस केस में हमारे पास हो गया S1 और S2
है ना, S1 और S2 भी हो गया, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। सपोज अभी हमारे पास क्या क्या आ गया, S1 और S3 और S1 और S2 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, S2 एंड S3। सपोज जो टोटल वॉल्यूम है किसी टैंक का वो V लीटर है। ठीक है, नो अगर हम स्टेटमेंट 3 को देखें ध्यान से, फ्लो रेट ऑफ R हमको दे रखा है कितना, जो फ्लो रेट ऑफ R है वो कितना हो जाएगा आपका, V डिवाइडेड बाई 15 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू V अपॉन 900 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 920। तो वो फ्लो रेट ऑफ R हो जाएगी। दूसरी कि V बाई अगर S2 में सब्स्टिट्यूट करें, S2 मेरा क्या था 5, अगर बोथ द टैप्स एंड द ड्रेन पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो जो V है हमारा वो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10 माइनस V बाई 920, ये फ्लो रेट ऑफ R। और ये क्या था, 12 प्लस 10 फ्लो रेट ऑफ P and Q माइनस R मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन व्हेन बोथ द टैप्स आर ओपन एंड द ड्रेन पाइप इज आउट। तो कितना ले रहा था, 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो 5 इंटू 60 प्लस 45। तो यहाँ से आप देख सकते हो V में इक्वेशन आ जाएगी, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू 5520 लीटर आ जाएगी। यानी कि हमने S2 और S3 से निकाल के प्रूव कर दिया। हमने S1 और S2 से प्रूव किया, S2 एंड S3 से प्रूव किया, और S1 एंड S3 से प्रूव किया। यानी कि इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि कोई भी दो स्टेटमेंट यदि आप साथ में ले लें तो आप वॉल्यूम ऑफ द टैंक या फिर कैपेसिटी ऑफ द टैंक को निकाल सकते हैं। यानी कि एनी टू ऑफ द S1, S2 एंड S3 आर सफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। A car has an average speed of 60 km per hour while going from Delhi to Agra and has an average speed of y km per hour while returning from to Delhi to Agra. The average speed of the car for the whole journey is 48 km. Average speed क्या होती है, total distance upon total time taken, है ना। तो D1 अपॉन D बाई T1, या फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D प्लस D2D अपॉन T1 प्लस T2। अब T1 कितना हो जाएगा, D बाई 60, और D2 कितना हो जाएगा, D बाई T2। तो D प्लस D कितना हो जाएगा, 2D। T1 की वैल्यू है D बाई 60, और T2 की वैल्यू कितनी है, D बाई वाई। ठीक है, सो D कैंसल आउट हो जाएगा तो 2, या 48 दिया हुआ है, D से D कैंसल हो जाएगा तो 2 अपॉन 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 48, ये हो जाएगा 24। तो 1 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू 24 इंटू वाई प्लस 60 अपॉन 60 इंटू वाई, 5y। तो 5y इज इक्वल टू 2y प्लस 120, 3y इज इक्वल्स टू 120, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। An article is sold at profit of 32% if the cost price is increased by 20% and the sale price remains the same, then the profit percent becomes, suppose cost price थी x, है ना, सपोज कॉस्ट प्राइस थी 100 एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 32%, यानी कि उसको 132 रुपये में बेचा गया। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि 120 किया गया, और सेलिंग प्राइस सेम है 132 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 132 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 132 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 12 बाई 12 इंटू 10, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 10% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, लास्ट सवाल आज का क्या बोल रहा है, ABCDE, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABCDE स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल contributed by A is 3 times that contributed by D. E contributes half of A's contribution, B contributes 1/3 of E's contribution, 1/3 E, and C contributes 2/3 of A's contribution. If the difference between the combined shares of A plus D plus E and the combined shares of B plus C in the total profit of the firm is 13,500, then what is the combined share of B plus C plus E? बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं इसको। हम सभी को जो सभी है ना, हम इसको एक सब्जेक्ट में लाते हैं। ठीक है, सबको मैं A में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/3, E की वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है A/2, B की वैल्यू है E/3, that means A/6, A
बी आ गया, ए आ गया, ई आ गया, डी आ गया, सी हमको दे रखा है 2a/3। रख देते हैं सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। ए की वैल्यू ए रहेगी, डी की वैल्यू a/3 है, ई की वैल्यू कितनी है a/2, a/2 माइनस में बी की वैल्यू कितनी है a/6 और सी की वैल्यू है 2a/3, तो a/6 प्लस 2a/3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13500। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 6a प्लस 2a प्लस 3a, तो दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 3a 5a, 5a प्लस 6a इज 11a, 11a अपॉन 6 माइनस a माइनस 4a, तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 6a अपॉन 6, यानी कि जो a की वैल्यू है वो 13,500 ही आ रही है। अच्छा, तो हमसे पूछा कंबाइंड शेयर ऑफ बी सी ई कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है a/6, तो 13500/6 कितना हो जाएगा, 6 टू 12 115, 6 टू 12 30, 2 to 50, ये हो जाएगा, ये b का हो जाएगा। c का कितना है 2a/3, सो 2a/3 विल बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 13500, कितना हो जाएगा 3 4 12 115, 34500 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 9000, ये 2250, और हमसे क्या किसका ई का पूछा है, तो a/2 कितना हो जाएगा 13500/2, तो 2 ई का कितना हो जाएगा 6750। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा 6750 प्लस 9000 कितना हो जाएगा 15750 और 2250 और ऐड कर देंगे तो 18,000, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 18,000 आ रहा है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक जो फर्स्ट पार्ट है 2018 के फर्स्ट पेपर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपने देख लिया बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन है, 1 लाइनर आंसर है, जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। किसी भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर अटकना नहीं है, एक आध दो बार ट्राई करके अगर नहीं फिर आ रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, उनको छाटना आसान होता है। ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू डू, राइट। जितने नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन है उनको तुरंत छाट के आसानी से उसको करिए एंड देन आगे बढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।